Welcome to Women's Social Corner. I'm Janvi and this is WSC Picks. Today we are in the age of distractions. We have so many questions, so many people, and we have no place to get our answers to. Today we are sitting with a spiritual coach to get our answers and to understand how we can become a better version of ourselves. So let's welcome a spiritual coach, Avni ji, to get answers to all the questions that we have. Welcome, Avni ji, to Women's Social Corner. Thank you. For anyone to start their journey on the spiritual path, how do we do that? What are the steps, to start the spiritual journey? First of all, we have to know that who we are. We know that we are human body. We know that we have intellectual, we have emotions. But more than that, we are energy. और ये सिर्फ और सिर्फ बातों से समझ में नहीं आएगा. For that, we need to experience our nature in the connection with the mother nature, in the connection with the universal power of nature. So for that, you can spend small amount of time, like 1 minute a day, 1 minute a day, 1 minute a night in nature. Like आप खुली आँखों से आसमान को देखिए या बस गार्डन में छोटी ही सही लेकिन 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए. अब जो लोग ये नहीं जानते वो शायद सोचेंगे यार इतना करने से क्या हो सकता है, बट फॉर दैट यू डोंट नो, ये शुरुआत की शुरुआत है. ये छोटे छोटे कदम हैं जो हमें सही दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं. जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमें अपने ही ह्यूमन पोटेंशियल का रियलाइजेशन होना शुरू होता है. हम इतने ज़्यादा बिजी हैं in our routine, we are so much busy that we don't even realize that we have energy, we are energy. पर हम कहाँ से एनर्जी पाते हैं? शायद एडिक्शन से. किसी को कोई ड्रग चाहिए, किसी को बहुत गहरी नींद चाहिए, किसी को नेटफ्लिक्स चाहिए. सबकी अलग अलग लेवल की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. बट एनर्जी का मतलब सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं होता. एनर्जी हमें मिल सकती है कुदरत से भी, और वो जो एनर्जी मिलेगी उससे ना ही सिर्फ आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे, पर आप अपने प्रोफेशन को भी परफेक्टली इम्प्रूव कर पाएंगे. Interesting. सो स्टार्ट कहाँ से करें? बस कुदरत के साथ वक्त बिताने से आप शुरू कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत को. Sure. अब जैसे आपने बिजी होने की बात की, तो एक चीज़ जो ज़्यादातर यंगस्टर्स में देखी जाती है, दैट इज़ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. तो हम किस तरीके से खुद की मदद कर सकते हैं, बी थ्रू चक्रा हीलिंग, टैरो या वॉट एवर मीन्स पॉसिबल? उसके लिए हम क्या करें? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह से आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कोई रीज़न नहीं है आपके पास, पर आप अंदर से बहुत खुश हैं, और शाम होते होते आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, चाहे अपने बारे में, अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में, तो वो कैसे हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता चल गया था? तो आंसर इज़ येस, बिकॉज हमारा जो इंट्यूशन पावर है वो हमें हमेशा बता देता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या होने वाला है. सो बात करें स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग की या बात करें 7 चक्रास की, वो एक ऐसा एनहेंसिंग पावर सिस्टम है जो ऊपर वाले ने हम सबके अंदर डाला है. बस हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, या तो हम एक्चुअली जानते ही नहीं है कि वो है, तो उसका उपयोग तो दूर दूर तक हम नहीं करना जानते. तो स्ट्रेस और एंजाइटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पोटेंशियल क्या है. अगर हमें हमारे पावर्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में पता चल जाए, तो शायद छोटी छोटी बातों का जो स्ट्रेस है वो तो यूं गायब हो सकता है, और बड़ी बड़ी बातों का अगर कोई स्ट्रेस है तो उसे हम ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ना ही सिर्फ हैंडल कर पाएंगे, पर उसमें से बाहर निकलने का सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे. उसके लिए चक्रा और टैरो हमें डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि हमें पता चल जाता है कुछ चीज़ें, विदाउट रीज़न हमारा मूड ख़राब है, और शाम होते होते पता चलता है कि यार हमारे बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, या हम जिस रिजल्ट की राह देख रहे थे उसमें कहीं फेलियर मिल गया. तो हमारा अंदर का जो एस्ट्रल बॉडी है वो पहले से जानता है कि कौन सा स्ट्रेस आने वाला है या कौन सी खुशी आने वाली है. अगर इन चीज़ों पर हम थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी ट्रेनिंग बढ़ा दे तो फॉर श्योर हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं. तो ये सेक्स मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात करें, उसमें मुझे ये पूछना है, क्या सेक्स और स्पिरिचुअलिटी साथ में जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, क्योंकि अगर ना जाते तो शरीर दिया ही क्यों होता? और शरीर मिला है
तो शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसका उपयोग ना करने के लिए हमें दिया हो। पर अधिकतर जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, वो हमेशा इससे परहेज रखते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करने का बोलते हैं। बट डू यू थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि बोथ कैन गो टुगेदर? ओके, इसका सिंपल आंसर ये हो सकता है कि मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है, वो तो मैं खुद तय करूंगी। जिसको ज़्यादा भूख लगती है वो ज़्यादा खाना खाएगा, जिसे कम भूख लगती है वो कम खाना खाएगा। सो अगर कोई अपनी मर्जी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो भी एक साधना ही है, वो भी एक तपस्या ही है जो हर कोई नहीं कर पाता। तो जो लोग शादी करते हैं या बच्चे पैदा करते हैं वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उनके अंदर वो भूख है। पर सिर्फ आबादी बढ़ाने को भूख नहीं कहा जा सकता। आबादी बढ़ने से डेफिनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर क्या आप जानते हैं, ओशो ने कहा था कि अगर आप फिजिकल प्लेजर की उस टेक्निक को किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व है, जहाँ पर आप फिजिकल प्लेजर पा रहे हैं, तो उसको भी आप मेडिटेशन की गहराई तक कॉन्शियसली लेकर जा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सुपर कॉन्शियसनेस के साथ एक लड़का और लड़की फिजिकल प्लेजर के लिए या इवन अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, मकसद के साथ कर रहे हैं, तो वो जन्म नहीं देंगे, वो अवतरण करवाने का टूल बनेंगे। तो इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करने के लिए ऊपर वाले ने मना किया हो। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को बनाया ही इसलिए है कि वो एक्सपीरियंस कर सके, पर कितना खाना वो हमारे स्वयं नियंत्रण में होना चाहिए। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो अपनी जगह पर 1000% सही है। क्यों? क्योंकि भूख को कंट्रोल में रखना, दबाना नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो वो उछल के बाहर आएगी, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण पा लेना और फिर उस दिशा में कोई विचार ही ना आना और शरीर का कोई डिमांड ही ना करना फिजिकल प्लेजर के लिए, तब जाके वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, यूनिवर्स की ऐसी शक्तियों के साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं और जिनके द्वारा उनकी क्रिएटिविटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूप से खिल पाती है। सो फिजिकल प्लेजर लेना या ना लेना वो खुद की चॉइस की बात है। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर आधारित है। इंटरेस्टिंग। और जैसे हमने डिप्रेशन की बात की, एंजाइटी की बात की, और एक जो समस्या है अधिकतर यंग लोगों की वो है लोनलीनेस, अकेलापन। तो उसको हम किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से हैंडल करें? बिकॉज हम सोशल मीडिया से तो बहुत कनेक्टेड हैं, बट फिर भी बहुत अकेलापन है। इनफैक्ट जेन ज़ी के बारे में कहा जाता है कि वो द लोनलीएस्ट जनरेशन है। उस पर आप क्या कहेंगे और क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो लोनलीनेस एक इल्यूजन है, और ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट है बीइंग वन, वननेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप जो है वो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो आप है। पर ये सुनने से समझ में नहीं आएगा। हमें अकेलापन इसीलिए लगता है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कौन कौन है, हमारे साथ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाकर कह रही हूँ, पर मैं अपनी दादी जी के साथ बहुत ही कनेक्टेड फील करती थी। अभी तो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है फिजिकल लेवल से, पर मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की जब उनका देहांत हुआ कि पापा क्या मैं स्मशान में आ सकती हूँ, मुझे उनके लास्ट रिचुअल्स देखने हैं। और जब उनके शरीर को जलता हुआ मैंने देखा तो मेरी आँख में एक भी आंसू नहीं आया। रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरा इंटेलेक्चुअल, मेरे इमोशंस और मेरा पूरा अस्तित्व जानता था कि सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर जल रहा है, मैं उनके साथ कभी भी कम्युनिकेशन का एक्सेस कर सकती हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक एनर्जी है। तो किसी के गुजर जाने पर अगर हम रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दुख ये नहीं है कि वो चला गया, ज़्यादा दुख ये है कि मैं उसके साथ अब बात नहीं कर पाऊंगा। सो ये जो अकेलापन है, कोई मेरे साथ है या नहीं है, वो जो झूठ या जो इल्यूजन है उसकी वजह से अकेलापन है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो अगर आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल टूल का यूज़ करके क्या क्या सेंस कर सकता है। तो कभी भी चाहे जेन ज़ी हो या कोई भी हो, उसे अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। लेकिन उसकी एक टेक्निक है। सबसे पहले तो
अपने बारे में जानना शुरू करो। जैसे कि हमारे अंदर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं, जैसे हम कहते हैं 7 चक्रास। तो अगर आप लेटेस्ट उसे अलग नाम देना चाहे तो वो हो सकते हैं ऊर्जा के 7 द्वार, जहाँ से गंगा नदी निकलती है तो उसका उद्भव स्थान। सिमिलरली हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं, जिसे एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी कहा जाता है। अब वो 72,000 नाड़ियों में से 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगड़ा एंड सुषुम्ना। वो 7 जगहों पर अलग अलग क्रॉस होती है। जहाँ पर वो क्रॉस होती है वहाँ पर बनता है एनर्जी सेंटर। अब उसमें यहाँ पर जैसे हम कहीं कभी कुछ करते हैं तो तिलक यहाँ पर लगाते हैं, कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, यहाँ पर होता है थर्ड आई चक्र। अकेलापन और थर्ड आई चक्र बहुत कनेक्टेड है। जैसे आपने सुना होगा शिव जी का तीसरा नेत्र, वैसे ही हमारे यहाँ पर एक 7 चक्रा का एक 6th एनर्जी सेंटर है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। अगर आप उसके साथ कनेक्टेड है और अगर आप उसके पावर्स को टैप इन करना जानते हैं तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप अकेले हैं। यूनिवर्स का हर एक कण आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा और आप पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और इसका एक ही आंसर है, एक ही शब्द में, मेडिटेशन। ओके, वो तो करना ही पड़ेगा। यस। आपने जैसे एक चक्रा को एक्टिवेट करने की बात की, तो हिंदुइज्म में तो है कि बिंदी लगाना या तिलक लगाना, वुड यू रेकमेंड दैट? और अगर तिलक भी बहुत प्रकार के होते हैं तो कौन सा तिलक लगाएं और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। आप लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं लगाना चाहे तो मत लगाइए। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। कभी भी किसी की भी ना माने, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, ये मेरा अनुभव कहता है। पर अगर बात करते हैं कि कुमकुम का या चंदन का तिलक है, चाहे वो कुमकुम का तिलक है या चंदन का तिलक है, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की इफ़ेक्ट होती है यहाँ पर हमारे शरीर पर। चाहे हम कोई भी तत्व जब धारण करते हैं तब उस तत्व की इफ़ेक्ट होती है। वो इफ़ेक्ट के कारण हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, सिंगुलर लेवल पर आता है, तब हम अंदर से और भी ज़्यादा अवेयर होते हैं। और जब आपकी अवेयरनेस पीक पर होती है तब आपको सच में सच्चाइयाँ दिखना शुरू होती हैं। और इसका एक सिली सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसका सोल्यूशन आप कब से ढूंढ रहे हैं। आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और जब थक चुके हैं सोचना, आपने बंद कर दिया। आप बाइक लेकर निकले हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, फुल ऑफ ट्रैफिक है, लेकिन बस आप जा रहे हैं और अचानक से आपको एक आइडिया आता है। आपके आसपास इतना केओटिक एटमॉस्फेयर है, फिर भी वो कहाँ से आइडिया आ गया पता नहीं। पर वो पता नहीं क्यों हुआ, बिकॉज आपका फोकस और कंसंट्रेशन था कि इतने भरे हुए ट्रैफिक में मुझे सेफ्टी के साथ इस व्हीकल को ड्राइव करना है। जब आप वॉशरूम में हैं, शावर के नीचे हैं या इवन टॉयलेट सीट पर बैठे हैं, तब आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन याद आते हैं जो आपके प्रॉब्लम के लिए आप कब से ढूंढ रहे थे। तो जो चीज़ लगाने की बात है वो आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाती है। हर एक चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है। धर्म हमें अच्छे मार्ग के लिए ही प्रेरित करता है, पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसका साइंटिफिक रीज़न हमें नहीं पता। इसीलिए शायद हम बिलीव करें या ना करें, उस पर हम बहस करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ट्राई करके देखो, काम करे तो आपका सत्य। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पहले की थी वो कि हीलिंग पे की थी, जिसकी हम किसी फूल से भी हीलिंग कर सकते हैं या प्लांट से भी हीलिंग कर सकते हैं। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अगर आप उस पर एलाबरेट कर सके तो कि कैसे होता है ये हीलिंग। ओके, वी ऑल आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। लाइक हम सब जानते हैं कि हम पंच महाभूत से बने हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं फूल से या पत्ते से हीलिंग करने की, तो फूल हो, पत्ता हो या कागज हो, सब बना किससे है? अर्थ एलिमेंट से। वो किस चीज़ का पार्ट है? जब बेस ऑफ द बेस ऑफ द बेस ऑफ द बेस में जाते हैं तो अल्टीमेटली जो एलिमेंट बचता है किसी पत्ते के अंदर, किसी मिट्टी के कण के अंदर या फूल के अंदर, तो वो है अर्थ एलिमेंट। अब अगर हमारे बॉडी में मान लो कॉन्स्टिपेशन है और हम उसे मर्ड थेरेपी से, फ्लावर थेरेपी से या लीफ थेरेपी से हील कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप दवाई मत लो, आपको डॉक्टर जो कह रहे हैं वो करो। पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है इंसान के शरीर में जब हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्कोप है
तो फॉर श्योर आप हीलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब डॉक्टर मना कर दे कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब भी आप एनर्जी हीलिंग या कोई भी हीलिंग थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपने पूछा कि फूल या पत्ते से क्या हीलिंग हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। ये सवाल के अंदर ही जवाब है, क्योंकि आपने कहा फूल या पत्ता। अब फूल या पत्ता खुद पृथ्वी है, खुद धरती है, और हमारे अंदर भी तो पंच महाभूत है। एक भी एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है, गाड़ी के अंदर 4 टायर है, एक टायर में पंक्चर है तो हम गाड़ी को आगे ड्राइव नहीं कर सकते। हमारे शरीर में बीमारियां इसीलिए आ रही है क्योंकि 5 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का इम्बैलेंस है, पंचर हो चुका है। अब इस शरीर का अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ करना है तो उस पंचर को ठीक करना पड़ेगा, और उसको ठीक करने के लिए अगर आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी की कोई भी हीलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो फॉर श्योर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आफ्टर ऑल, फूल हो या पत्ता हो, वो है अर्थ एलिमेंट। जो इम्बैलेंस हुआ है उसे वो बैलेंस कर सकते हैं, और वो हमारी 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट करके वो उसकी टेक्निक्स जो है, जैसे फूल को सूंघना, पत्ते को शरीर पर रखना, वो सारी अलग अलग थेरेपीज और टेक्निक्स के अंदर का भी साइंस यही है कि वो हमारे बॉडी के कनेक्शन में आता है और हमारे शरीर में जो एलिमेंट की कमियां हैं उसे वो बैलेंस करता है, और ऑटोमेटिकली वो बीमारियां जो बाहर के सरफेस पर है वो हील होना शुरू हो जाती है। जब भी हमें कोई समस्या होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, उसमें से एक चीज़ है टैरो। आप उसकी सच्चाई बताइए या कुछ कार्ड्स के बारे में बताइए जिनके बारे में शायद हमें जानना चाहिए। ओके, तो आप जहाँ पर भी टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसका बेसिक तो इतना ही समझ में आ रहा होगा सबको कि कुछ कैलकुलेशन है। हाँ, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। सो आप जहाँ पर भी जो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसकी सच्चाई कितनी है, बट मैंने अपने ज़िंदगी में स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग सीखा है, और पिछले ऑलमोस्ट 17-18 सालों से स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए मैंने अपने आप को नियमित बनाया है। लेकिन टैरो रीडिंग और स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग दोनों अलग है। टैरो रीडिंग में कार्ड्स को खोलकर उसमें जो पिक्चर्स है उसको आपके सवाल के साथ कनेक्ट करके आंसर्स दिए जाते हैं। बट स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग में इंसान के 7 चक्रास का पावर है, उसके खुद की इंट्यूशन की एबिलिटी है, उसका खुद का एक कनेक्शन जो वो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। उस स्पिरिचुअल पोटेंशियल का यूज़ करते हुए टैरो को एज अ टूल और अपने इंटेलेक्चुअल को भी एज अ टूल यूज़ करना है सामने वाले के सवाल के जवाब के लिए, तब जाके हम उसको गाइड कर पाते हैं। और मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ कार्ड्स टूल नहीं है, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा शरीर भी, हमारा व्यक्तित्व भी टूल ही है जब हम स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग करने के लिए बैठे हैं। तो स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग से आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, चाहे वो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो आपने अब तक किसी से भी डिस्कस नहीं किए। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ, आप सवाल भी मत पूछो। अगर कोई सच्चा स्पिरिचुअल टैरो रीडर है उसके सामने बस बैठ जाओ, जो कहना होगा वो आपके बारे में खुद सामने से बताएगा कि आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या था। अगर आपको उसकी कही हुई बातों में कन्विक्शन लगे और आप सोचे कि यार इसने मेरे बारे में सच बताया जो मैंने इसको नहीं बताया है, तो फिर आप अपने फ्यूचर के सवाल पूछ सकते हैं। और इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इंसान टूल बन जाए ना तो इंसान यूनिवर्स बनकर सामने वाले के आंसर कर रहा है, और यूनिवर्स के पास तो सारे जवाब हैं। बस टेक्निक ये है कि इंसान को टूल बनना आना चाहिए। इंटरेस्टिंग। आपको लगता है कि टैरो कार्ड, जैसे मैं किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रही हूँ, पर वो ना करके अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखूं तो उससे मुझे कोई बेनिफिट होगा, ऐसा लगता है आपको? फॉर श्योर। हर दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि मैं इस इंसान पर भरोसा करूं या ना करूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसको ऑप्ट करूं या ना करूं, मुझे बिजनेस में इतने अमाउंट का रिस्क लेना है, पर मैं अगर इस साल रिस्क लूंगा तो शायद मुझे नहीं पता रिटर्न क्या मिलेगा, तो क्या मुझे इतने हद तक इस अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ को मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, और इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम किसको पकड़ते हैं? दोस्तों को पकड़ते हैं, रिश्तेदारों को शेयर करते हैं, आसपास के पड़ोसियों की हेल्प लेते हैं। इन शॉर्ट हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं कुछ भी कंफ्यूजन को क्लियर करके डिसीजन लेने के लिए। पर ज़रा सोचो, अगर आप अपने आप के साथ कनेक्ट करो
और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को टूल बनाओ और यूनिवर्स को ही पूछो कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो वो आपको सही जवाब देगा। और अगर मैं साइंटिफिकली समझाऊं, हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें एक्शन लेने की प्रेरणा देता है। तो एक है सोच और दूसरा है एक्शन का पावर। स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कह रहा है वो आप खुद जान पाएंगे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एक पैटर्न्स होती है। आपका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, चाहे आप 18 साल के हो या 35 साल के हो, कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का आपके अंदर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसके पाथवेज बन चुके हैं। वो जो ब्रेन के पाथवेज हैं वो सबकॉन्शियस बखूबी जानता है। आपके स्वभाव के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके व्यक्तित्व के मुताबिक स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग से सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको डे टू डे लाइफ के सारे आंसर्स प्रोवाइड करेगा। सो इन शॉर्ट, स्पिरिचुअल टैरो कार्ड्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। सो वो सीख लेंगे तो भी शायद हमें मदद हो सकती है। फॉर श्योर। और ऐसे कोई रिचुअल्स या ऐसी कोई हैबिट्स जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, मेडिटेशन जैसे एक चीज़ हो गया, वैसे कोई ऐसी चीज़ जो हमें करनी चाहिए या खानी चाहिए या पहननी चाहिए, एनीथिंग यू वुड वांट टू रेकमेंड? ओके, सबसे पहले पूरे दिन में कुछ भी खाओ चलेगा। आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, आप वेज खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आप और भी अच्छे से जी पाए, तो पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम एक बार, एक छोटा सा ही सही, पर या तो एक रॉ वेजिटेबल या एक रॉ फ्रूट खा लीजिए। क्योंकि जो चीज़ ज़मीन में से एज इट इज़ आई है, उसे जब हम एज इट इज़ कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर का अर्थ एलिमेंट एनहेंस हो रहा है, जिससे आप चाहे ककड़ी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, डजंट मैटर, पर आपके अंदर की एनर्जी इतनी बढ़ेगी। और वो एनर्जी सिर्फ फिजिकल टर्म्स पर नहीं कह रही हूँ, वो क्रिएटिव टर्म्स पर हो सकती है, साइकोलॉजिकल एनर्जी हो सकती है, मेंटल या इमोशनल एनर्जी हो सकती है। जितना आप पूरे दिन में एक बार रॉ फूड को कंज्यूम करेंगे, उतनी ही एनर्जी आपकी बढ़ सकती है। आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, बस रॉ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार और छोटी ही अमाउंट का, और जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए, बस ऐसा ही। दूसरा, पूरे दिन में चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जहां पर भी है, जब भी याद आए कंटिन्यूसली डीप ब्रीथिंग शुरू कर दीजिए। वो लंबे वक्त तक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लंबे वक्त तक करने गए तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। सो रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ 3 लंबी और गहरी सांसें। उससे क्या होगा? उससे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ऑक्सीजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी बॉडी का, बट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेलेक्चुअल इम्प्रूव होगा और आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के जो लेवल्स है वो डाउन होंगे, आपकी मैच्योरिटी अप होगी और आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ अपनी रूटीन लाइफ को जी पाएंगे। तो सबसे पहला है फूड, फिर है ब्रीदिंग। तीसरा, जब भी मौका मिले कहीं पर भी खुले पैर चलना शुरू कर दो, चाहे वो 5 मिनट के लिए वॉकिंग है, पर खुले पैर। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ में जो वाइब्स है वो आपके पैरों के द्वारा जब आपके मूलाधार चक्र से आपके टॉप के सहस्त्रार चक्र तक आते हैं, तब वो आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देकर जाएंगे जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, आपके स्ट्रेस को गायब कर सकता है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग दे सकता है, आपका फुल ऑफ पोटेंशियल क्या है उसका रियलाइजेशन करवा सकता है। पर वो जो कनेक्शन है वो बिना चप्पल के आएगा। सो इसीलिए खुले पैर चलना है। और अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 4th एंड द लास्ट टेक्निक, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए, बिकॉज हमारे अंदर जितने भी बॉडीज़ हैं उसमें एस्ट्रल बॉडी जो है वो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होता है, आपका इमोशनल बॉडी है वो भी म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होता है, मेंटल बॉडी है वो भी म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होता है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हैं, पर उसमें भी ऐसे म्यूज़िक जो आपको रिलैक्स करे, ऐसे नहीं जो आपका एंजाइटी का लेवल बढ़ा दे। सो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से डेफिनेटली आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी के तार धीरे धीरे छिड़ना शुरू होंगे और आप स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे। This is how we can start. Yeah. Yes. अब और मुझे आगे बात करनी है एथिस्ट की, मतलब वो लोग जो शायद
भगवान हो या अल्लाह हो नहीं विश्वास करते, शायद मंदिर नहीं जाते, आपको लगता है कि वो भी आसानी से स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो कर सकते हैं? ओके, अगर हम किसी को ये मानते हैं कि वो श्रद्धालु है, तो वो पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। धर्म चाहे जो भी हो, उनको बताया गया है कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था, यहाँ पर उन्होंने ये किया वो किया। अब जो लोग नहीं मानते हैं, उनके दिमाग में वो कैरेक्टर है, वो भगवान नहीं है, ठीक है। अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या आपको पता है अब तक साइंस कितना भी आगे बढ़ चुका है, खून नहीं बना पाया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई है, पर खुली आंखों से पृथ्वी तो दिख रही है और नासा के थ्रू ब्रह्मांड है, उतना तो भरोसा है ना। तो जब आप किसी कैरेक्टर पर नहीं मानते हैं चलेगा, पर फॉर्मलेसनेस पर मानने में क्या हर्ज है? क्योंकि फॉर्मलेसनेस ना होता तो फॉर्म ही ना बना होता। अगर ऊर्जा का कोई सोर्स ना होता तो यूनिवर्स ना बना होता। सिमिलरली जो नहीं मानते हैं आप मत मानो, पर स्पिरिचुअल जर्नी आप फॉर श्योर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है उसके साथ कनेक्ट करने की बात है। पंच महाभूत तो दिख रहे हैं ना, हवा के साथ ब्रीदिंग के थ्रू, जमीन के साथ नेचुरल रॉ फूड के थ्रू, खुली आंखों से आसमान को देखते हुए स्काई एलिमेंट के थ्रू। सो ऐसे अलग अलग तरीकों से हम जो देख रहे हैं उसी के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है तो वो मानने में कैसा हर्ज है। तो स्पिरिचुअल जर्नी फॉर श्योर शुरू कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म में ना मानते हो। धर्म अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, वैसे बहुत हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पर अगर आप धार्मिक नहीं हैं कोई बात नहीं, आप आध्यात्मिक अवश्य बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी मानो या ना मानो आप इतना तो यकीन रखते ही है कि आप इंसान हैं, और अगर इंसान हैं तो पंच महाभूत हैं। और आपको लगता है कि कोई भी स्टोन्स पहनने से, धागे पहनने से हमारे वाइब्रेशनल लेवल पे या चक्रस पे कोई इम्पैक्ट होता है? ओके, एक हद तक होता है, उसके परे कुछ नहीं होता है। जो करना है हमें अपने कर्म से ही करना होता है। चाहे आप धागा पहनो, स्टोन पहनो, क्रिस्टल पहनो, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी की एक परिभाषाएं हैं। क्रिस्टल की बात करें तो वो ज़मीन में से यानी कि पृथ्वी में से रॉ फॉर्म में मिलते हैं। कितना सच है, मतलब मार्केट में जितने भी क्रिस्टल मिल रहे हैं उसमें से कितने क्रिस्टल्स रॉ है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ये शायद जौहरी ही बता पाएगा, या अगर आपको उसके साथ की प्रैक्टिस है तो आप उसको समझ पाएंगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्थर क्रिस्टल है, बट हाँ अगर वो रॉ है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है तो उसकी इफेक्ट एक लेवल तक डेफिनेटली होगी, लेकिन उससे आगे आपके कर्म, आपकी चॉइस और आपके ऑरा ही है जो आपकी ज़िंदगी में एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम सिर्फ मानने के लिए माने उतना काफ़ी नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस करके खुद मानेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे हमने स्टोन्स की बात की, मुझे जानना था कि एज अ स्पिरिचुअल कोच व्हाट डू यू थिंक कि शादी करने से पहले ये जो कुंडली मैच करते हैं कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, डू यू थिंक इट्स द राइट वे? अगर कोई बहुत ही अच्छे और सच्चे ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने सच में शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है और अगर वो कुंडली मिला रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो दोनों इंसान के बारे में सच बता पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ कुंडली देखकर नहीं, अपने आप को टूल बनाकर कुछ प्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो कंडीशन यही है कि वो सच्चे ज्योतिषाचार्य होने चाहिए। और अगर आप किसी एप्लीकेशन से या किसी भी अननोन ज्योतिषाचार्य से कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पर पूछें और अपने रिस्क पर बिलीव करें। पर मेरा अगर आप भरोसा कहें तो मैंने ऐसे सच्चे ज्योतिषाचार्य को भी देखा है, मैं मिली हूँ, जो किसी को भी सच में सच बताने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को टूल बताने की योग्यता रखते हैं। तो शास्त्र हमेशा सही होते हैं, उसका उपयोग करने वाला कितना सही है वो तो उसके कर्म के ऊपर ही आधारित है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। आज की दुनिया में आपका स्वभाव आज शायद ऐसा है, कल दूसरा भी हो सकता है। कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ का लिस्ट शेयर कर दो,
क्योंकि प्रायोरिटीज जब बदलती है तब स्वभाव बदलना शुरू होते हैं, और जब स्वभाव बदलना शुरू होते हैं तब रिश्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। That's true, so true. Yeah. और आप जैसे चक्रा हीलिंग की बात करते हैं, उसमें देयर इज वन थिंग विच इज ऑरा, जो किसी इंसान का, किसी जगह का होता है ऑरा। टेल मी कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, किसी और का हो या खुद का, हम और बेहतर कैसे बने? ओके, क्या कभी आपने ऐसे वाइब्स को फील किया है जब भी आप कोई कैफ़े में या रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, आपको ऐसा लगता है बस मुझे यहाँ से भाग जाना है, मुझे यहाँ से चले जाना है। अब फूड भी अच्छा है, ठीक ठाक मिला है आपको खाना, बस आपको एम्बियंस पसंद नहीं आ रहा है। इंसानों के बारे में भी होता है ऐसा। मैं इंटीरियर की तो बात ही नहीं कर रही, बस आपको वो माहौल, जैसे ही आप एंटर हुए तब से आप अनकंफर्टेबल है, और जब आपने खाना शुरू किया तभी भी आप अनकंफर्टेबल है, और आप कब से सोच रहे हैं इसको मैं आधा अधूरा छोड़ के बस यहाँ से चला जाऊँ। या आप किसी पार्टी में किसी इंसान को मिलते हैं, कोई अननोन जगह पर भी आप किसी अननोन इंसान को मिलते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है इसके साथ तो मानो मेरा सदियों पुराना नाता है यार, पहली बार मिले और बस दोस्त बन गए। और ज़रा सोचो, सालों पहले आप किसी ऐसे इंसान को मिले थे जिसके आज भी दोस्त हो, पर आप पहले दोस्त नहीं थे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इफेक्ट होती है ऑरा की, बट उसको समझना कैसे? किसी वस्तु, किसी परिस्थिति या किसी जगह से आपको कंफर्टेबल फील हो तो वो वस्तु, वो परिस्थिति और वो जगह आपके लिए पॉजिटिव है, उसके ऑरा आपके लिए पॉजिटिव है। और रही बात खुद के ऑरा को कैसे और पावरफुल किया जाए, क्लीन किया जाए, क्योंकि हर दिन जितने भी लोगों को मिलोगे, हर एक के ऑरा के दायरे के अंदर तो हम एंटर हो ही रहे हैं, और हर एक हमारे ऑरा के दायरे के अंदर एंटर हो रहा है। तो चाहे हम किसी को मिलकर हाथ मिला रहे हैं, पर एक्चुअली आपके ऑरा उसके ऑरा के साथ हग कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपके ऑरा का वो लेवल कितना है और सामने वाले के ऑरा का लेवल कितना है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर का किसी जगह पर इवेंट है, और उस जगह पर पिछले 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है, और वो जो इवेंट है वो खुले मैदान में है। जिस दिन इवेंट है उस दिन बारिश बंद। वो इंसान उस शहर में एंटर होते हैं और वो बारिश रुक जाती है। उस इंसान के ऑरा इतने बड़े हैं, उस शहर के जो पैरामीटर है वहां तक उसके ऑरा जाते हैं। जैसे ही वो एंटर हुए, उस जगह के जो वाइब्स थे वो उसके ऑरा के साथ मैच हुए, और कुदरत ने भी उसके इंटेंशन के साथ उसको सपोर्ट किया, और बारिश ने भी सपोर्ट किया कि आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका इवेंट पॉजिटिव है, आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू। सो ऑरा बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ ये सोच लेना कि किसी कैफ़े में फीलिंग कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल से ऑरा ख़त्म नहीं होते। बहुत बड़े बड़े टॉपिक के अंदर ये ऑरा को हम समझाते हैं, लेकिन उसकी छोटी सी टेक्निक आपके व्यूअर्स के लिए, जिस भी दिन आपको लगे कि आज मेरे पास वक्त है, मुझे अपने ऑरा क्लीन करने हैं, आप 1 या 2 लीटर पानी में 50 ग्राम टू 100 ग्राम, डिपेंड करता है, 1 लीटर पानी लिया है तो 50 ग्राम, 2 लीटर पानी लिया है तो 100 ग्राम नमक मिक्स कर दो, जो हम खाते हैं, या तो खाने वाला नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जो आपके पास अवेलेबल है। वो पानी को अपने सिर के ऊपर से पूरे शरीर के ऊपर डाल दो। अगर 1 लीटर पानी है तो, या 2 लीटर पानी है तो वो भी नहाने से पहले आपने वो पूरे शरीर के ऊपर उस नमक वाले पानी को डाल दिया है, और फिर साफ वाले पानी से फिर से आप शावर ले लो या अपने शरीर पर वो पानी डाल दो। ऑटोमेटिकली आपके क्लीन हो जाएंगे ऑरा। ज़्यादा जो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता ऑरा के लिए, वो ये टेक्निक कर सकते हैं, उनको रिजल्ट मिलेगा। बट डोंट बिलीव मी एंड डोंट बिलीव दिस टेक्निक। ट्राई करो, और सिर्फ इतना भी फील हो उस सॉल्ट वाटर बाथ के बाद कि यार मज़ा आ गया, अच्छा लगा, पता नहीं क्या हुआ। फिर से कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसलिए मानना मत, ट्राई करना और अपना अपना अनुभव अपने साथ, खुद के साथ शेयर करना। जब आपको ऐसा लगे कि यार ये टेक्निक सच में काम कर रही है, तो समझना आपके ऑरा उस नमक वाले पानी से उस दिन सच में क्लीन हुए हैं, तभी जाकर आप एनर्जेटिक फील कर पा रहे हो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको देखकर आपका अपना कोई कहेगा यार आज तू कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग किया है क्या, तूने कुछ फेशियल करवाया, या तू बहुत खुश है क्या। उसको नहीं पता आपने ऑरा क्लिनजिंग के लिए सॉल्ट वाटर बाथ लिया था, पर वो जब आपको कहेगा तो समझना टेक्निक काम कर रही है। इंटरेस्टिंग, या पॉइंट नोटेड। एक और चीज जो है चैंटिंग या मंत्र जाप,
जो बहुत सारे, नॉट जस्ट हिंदुइज्म, बहुत सारे संप्रदाय धर्म में ये फॉलो किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? और अगर किसी को मंत्र जाप करना है तो कौन सा मंत्र से करे या वो कितना इफेक्टिव होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको पता है हर सेकंड हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, एवरी सिंगल मिनट थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आर देयर। तो मंत्र एक्चुअली भक्ति मार्ग में हमें इसीलिए दिए गए हैं कि हम भक्ति मार्ग से ध्यान की ओर आगे बढ़ सके। तो भक्ति के द्वारा ध्यान, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं, एग्जाम्पल, आप सीधे बैठते हैं और आप अंदर से बस चैंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपके हाथ में माला भी हो सकती है या आप सीधे भी बैठ सकते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअली उससे हो क्या रहा है पता है? आपके दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स घूम रहे हैं, और जब आप अपना ध्यान उस मंत्र पर लेकर जा रहे हैं तो मैनी टू वन हो रहा है। और जब वन होगा तब एक ऐसी मोमेंट आएगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस शरीर को तो पता भी नहीं है कि मन कहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि गला और मन बोल रहा है ओम नमः शिवाय, पर इंटेलेक्चुअल और इमोशंस उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए इसे कहा जाता है मैनी टू वन एंड वन टू नन। और ये जो नन है, ये नन स्टेट ऑफ माइंड जो है, वो पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या और साधना करते हैं। वो योग से करते हैं, ध्यान से करते हैं। पर आपके और मेरे जैसे जो आम लोग हैं, जो सिंपल रूटीन लाइफ जीते हैं, वो अगर उस नन स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना चाहे तो कैसे कर पाए? उसके लिए वैसे तो बहुत सारे रीजन है, पर बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये है भक्ति मार्ग का। इसके लिए किसी भी धर्म या संप्रदाय ने मंत्रों का उच्चारण हमें बताया है। और दूसरा तरीका और दूसरा रीजन क्यों मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जब भी हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी विचार करते हैं, विचार एक ऊर्जा है, शब्द एक ऊर्जा है। आप एक मंत्र को 1,00,000 बार जब बोलते हैं तब आपको उसका एक पर्टिकुलर फल मिलता है। मैं फल की आशा से मंत्रों का उच्चारण करो ये नहीं कह रही हूँ, पर फॉर श्योर एक ही रास्ते पर आप 10 बार गाड़ी लेकर जाते हैं तो वो रास्ता आपके मन में इतना ज़्यादा अंदर बैठ जाएगा कि 11वीं बार आपके मसल मेमोरी को स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मंत्र जो एक शब्द है, जो ऊर्जा है, उसको बार बार बोलने से ब्रह्मांड में इतना कंफर्टेबल के साथ हम अपनी एनर्जी को सिंकिंग कर रहे हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। वो हमें शांति प्रदान करती है, वो हमें अच्छी सोच प्रदान करती है, वो हमें सुकून के साथ साथ ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग प्रदान करती है जो मंत्र की माला का जाप खत्म होने के बाद हमेशा लोगों को फील होता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक रीजन कि हमें क्यों मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मैनी टू वन, वन टू नन। और जब भी मंत्र जाप की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, उसके लिए बोला जाता है कि सुबह करना चाहिए। और बात तो ब्रह्म मुहूर्त की भी होती है, पर टेल मी कि ऐसा कोई टाइम फिक्स होता है अपनी स्पिरिचुअल साधना के लिए, या फिर कोई भी टाइम इज द बेस्ट टाइम? बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे संप्रदायों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। फॉर श्योर उसका साइंटिफिक रीजन है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है, शांति होती है। ब्रह्मांड के तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा सुकून वाला समय है कि कोई भी इंसान उस समय पर जो कुछ भी करेगा उसको बहुत ही आसानी से उस कार्य में सफलता मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते तो आप सिर्फ एक्सक्यूज दे कि यार मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं 4 बजे नहीं उठ सकता। आप सुबह 4 बजे मेडिटेशन करो या शाम के 4 बजे मेडिटेशन करो, बस आप करो। ये सोचकर अटक मत जाओ कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से ज़्यादा रिजल्ट है और शाम के 4 बजे करने से कम रिजल्ट है। करना शुरू करोगे तो पता चलेगा 24 घंटे एक समान है। आपके लिए खुद का ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो खुद ढूंढना शुरू करो, क्योंकि हम ब्रह्मांड के कण हैं,
हमें ब्रह्मांड ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि ये अच्छा है या बुरा है। हर सांस में स्वीकार, हर उच्छ्वास में त्याग, ये होना चाहिए इंसान का व्यक्तित्व। और हम हमेशा अलग अलग चीज़ों में टैगलाइन देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। पर ये एक्सक्यूज़ है। आप स्वीकार तो करो, त्याग भी हो जाएगा, और कुछ चीज़ों को त्याग दो तो स्वीकार भी हो जाएगा। सो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है या बुरा, सवाल ये नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो पूरे दिन में कभी भी करो, बस करना शुरू करो, वो इम्पोर्टेंट है। एक बात इससे मुझे याद आई कि एक जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और में कहा जाता है वो है बड़ों के पाँव छूना। अब बड़ों के पाँव छूने से क्या हमारे चक्र पे या हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट होता है? ओके, हमारे 7 शरीर है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जो दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी है। इसके अलावा 6 और शरीर है। अलग अलग नामों से हम उसे पुकारते हैं। मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, और फिजिकल बॉडी तो है ही है। जब भी हम किसी के पैर छूते हैं तो ये जो हमारे हाथ हैं ये एनर्जी को सेंस करते हैं। कभी आपने महसूस किया है, आप किसी अननोन इंसान से जब हाथ मिलाते हैं और वो इतना स्ट्रांगली आपको हैंडशेक करता है और आप अंदर से ऐसे सेंस कर रहे हैं, यार बंदे में दम है, उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो उसके हाथ मिलाने के तरीके से हमें महसूस हो गया। क्यों? क्योंकि दिस आर दी एनर्जी सेंटर्स। हमारे पैरों से ऊर्जा बाहर निकलती है, हमारी आँखों से ऊर्जा बाहर निकलती है, हमारे कानों से ऊर्जा बाहर निकलती है, हमारे मुंह से ऊर्जा बाहर निकलती है, और सिर्फ बाहर नहीं निकलती, अंदर भी जाती है। ये सारे ऐसे गेटवेज हैं, जैसे हमारी नाभि है, हमारे पैर है, यहाँ पर है ब्रह्मरंध्र, एग्जैक्ट सेंटर पार्ट ऑफ द हेड, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ये सारे एनर्जी के दरवाजे हैं। मतलब आपके घर के अंदर एंटर होने का एक मेन गेट नहीं है, बहुत सारे मेन गेट हैं। हम किसी के पैर रिस्पेक्ट के खातिर तो छूते ही है, पर किसी भी इंसान के सामने जब हम झुकते हैं तब हम एक रिसीविंग मोड में सरेंडरनेस के साथ एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं, दैट आई एम रेडी टू रिसीव योर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। कि मैं तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं स्वीकारता हूँ आपकी ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में। और जब हम झुककर छूते हैं उनके पैरों को तो उनके पैरों से वो ऊर्जा बाहर निकलती है, जिस ऊर्जा को हम अपने हाथ से ग्रहण करते हैं। और आपने देखा है, सिर्फ हम ऐसे करके बस हाथ ऐसे नहीं रख देते, हम ऐसे करके ज़्यादातर दिल पर रखते हैं हाथ, या यहाँ पर टच करते हैं, या यहाँ पर टच करते हैं। डू यू नो दिल पर क्यों हाथ टच करते हैं? बिकॉज यहाँ पर है अनाहत चक्र। वो जो 3 नाड़ियाँ हैं 72,000 नाड़ियों में से, वो यहाँ पर क्रॉस हो रही है। जब आप मंदिर की चौखट पर जाते हैं और ऐसे झुककर यहाँ पर टच करते हैं, आप उस मंदिर के पॉजिटिव वाइब्स को अपने हार्ट चक्र में दे रहे हैं। कोई भी रिचुअल साइंटिफिक नहीं है, ऐसा है ही नहीं, बस समझाया नहीं गया शायद, या सही तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट नहीं किया है। जब हम इसको यहाँ पर टच करते हैं, आज्ञा चक्र है। जब फिर हम मतलब बुजुर्गों को हमने पैर छुआ और पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है ऑलरेडी। जब आप पैर छू रहे तब वो कहाँ हाथ रख रहे हैं? यहाँ हाथ रख रहे हैं। तो उनके हाथों के द्वारा सारा आशीर्वाद हमारे 7 चक्र में जा रहा है, और उनके पैरों के द्वारा जो ऊर्जा थी जो हमने अपने हाथों से रिसीव की, वो हमने अपने अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में रिसीव की है। सो दिस इज द एनर्जी सर्कल जो 2 लोगों के बीच में बन रहा है। कोई बड़ा या छोटा नॉट नेसेसरी उम्र में है। ऑरा, एनर्जी, कर्म, स्वभाव और व्यक्तित्व की जो पॉजिटिविटी है वो सामने वाला रिसीव कर रहा है। और इसी बात पे वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस कि जो भी स्पिरिचुअल साधना करते हैं उनका एक तौर से रहना, एक तरीके के कपड़े पहनना, वो भी हमने बहुत देखा हुआ है। आपको लगता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कुछ अलग ढंग के होने चाहिए अगर हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो? सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। कोई रंग पहनना या कोई तरीके के कपड़े पहनना वो खुद की चॉइस की बात है। जब आप ट्रैकिंग पर जाते हैं तो फॉर श्योर आपको टी शर्ट और जीन्स पहनने पड़ेंगे, चाहे आप जितने भी स्पिरिचुअल हो। नॉट नेसेसरी कि आप धोती कुर्ता पहनकर ट्रैकिंग नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
पर हर जगह, हर माहौल की एक रिक्वायरमेंट होती है। जो इंसान अपने आप को स्पिरिचुअल मानता है या जो इंसान कहता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, उसके पर्टिकुलर कपड़े पहनने का जो तरीका है उसके पीछे भी साइंस है। ओके। और वो साइंस अलग अलग रूप से हो सकता है। आज के लिए जो हमें समझना है, सबसे पहले तो उस इंसान के शरीर का कंफर्ट। वो नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर वो अनकंफर्टेबल होगा तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा। और वो 99% केस में, वैसे तो 100% वो यही चाहेंगे कि वो कनेक्टेड रहे। और कपड़े क्या है? एक लेयर है, एक आवरण है, जो हमारी बाधा भी है और जो हमारा कवच भी है। वेल सेड। राइट? तो अगर आप कुछ पहन रहे हैं तो वो क्या आपका कवच है या आपकी बाधा है? वो पहनने वाले के ऊपर आधारित है। और अगर आप किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई कुछ भी पहनने से कुछ भी नहीं बन सकता। जो पहनावा है वो आंखों का छलावा है, जो असलियत है वो अंदर होती है। और कितना अद्भुत है कि जो ऊपर बैठा है उसे हम बाहर ढूंढते हैं और वो मिलता अंदर है। तो कपड़े सिर्फ एक लेयर है, एक टूल है। जो पहन रहा है उसकी कंफर्टनेस के लिए वो पहन रहा है, ताकि वो ज्यादा कनेक्टेड रहे। और ऐसा है भी नहीं कि कुछ ना पहनने से उसकी स्पिरिचुअलिटी छीन ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उसकी कंफर्टनेस, और उसको एक मैसेज मिलता जाए उसके सबकॉन्शियस में और उसको देखने वाले के सबकॉन्शियस में कि वो एक पर्टिकुलर पाथ पर आगे बढ़ चुका है। उसने इस रंग को, इसने इस रूप को अपना लिया है और यही चोला पहनकर वो आगे बढ़ेगा। और वो कपड़ा सिर्फ ये कपड़ा नहीं होता, ये कपड़ा होता है। जो सच्चा आध्यात्मिक है वो कपड़े पहने तो भी सही, ना पहने तो भी सही, उसको तो पता है कि उसका सत्य क्या है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। आई होप इस सेशन से जो हमने डिस्कस किया उससे हम और सब व्यूअर्स अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सके या उसमें आगे बढ़ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट्स। थैंक यू, माय प्लेजर। For more such interactions and discussions, keep watching Women's Social Corner. Thank you.